So in this lecture we will study the second last chapter of chemistry, that is the chemical reactivity. अच्छा SLO में इससे पहले आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो हम पढ़ेंगे एंड में इस चैप्टर के बाद, क्योंकि पहले हम इसको ख़त्म करेंगे बिकॉज इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर इन दिस होल सिलेबस ऑफ 9th क्लास। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उसमें मुझे आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो उसको इसलिए हम एंड में रखेंगे वो चैप्टर। इसी तरह फिज़िक्स का जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो भी हम एंड में ही पढ़ेंगे। आई थिंक फिजिक्स का अब हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री का भी हम इसके बाद लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड इंशाल्लाह जो आपके मॉक्स होंगे जो मैं कंडक्ट करूँगा वो मे बी मैं अप्रैल में करूँगा। अप्रैल यानी कि आफ्टर ईद उल फितर के आफ्टर अ वीक और 2 वीक के बाद आपके मॉक्स मैं कंडक्ट करूँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड उर्दू, 4 मॉक्स होंगे, चारों सब्जेक्ट्स के। डिफ़िकल्ट बहुत होंगे और परसेंटेज बनेगी उनमें से, ग्रेड्स बनेंगे उनमें से, रिमार्क्स दूंगा मैं और आपके प्रेडिक्टेड ग्रेड्स बताऊंगा मैं कि आपके फाइनल एग्जाम्स में एक में कितने नंबर्स आ सकते हैं। सो केमिकल रिएक्टिविटी इज़ द सेकंड लास्ट चैप्टर। इसको अगर मैं दूसरा नाम दूँ ना तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल वाला है। पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 3, सेम वही चैप्टर है ये, बस कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ाने से रहा। इसमें बस 2 ही कॉन्सेप्ट्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसको हमें डील करना है। ये सब बेसिक चीज़ें जो है ना, पैराग्राफ्स, ये सब पैराग्राफ जितने भी हैं, ये सब पैराग्राफ्स आप रीड करेंगे खुद से और समझेंगे और याद करेंगे। डिफरेंशिएट्स भी आप खुद पढ़ेंगे और याद करेंगे। मेरा काम बस ये इस चैप्टर को बेसिक तरीके से समझाना और आपको उसको ओवरव्यू देना। ऐसा लो खोल लीजिएगा, ऐसा लो देख लीजिएगा इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बात हो रही है। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा। अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो आपके जितने भी ये सब मेटल्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज़ कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ कॉल्ड द मेटल्स। और इस तरह नॉन मेटल्स की अगर बात की जाए तो नॉन मेटल्स क्या होता है आपके, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो वो नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये क्लोराइड आयन बना लेता है, दैट इज़ द नॉन मेटल। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नॉन मेटल्स। बाकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? एक्चुअली मेटलॉइड्स आर द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी जिनके पास नॉट मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड द मेटलॉइड्स। अब ये सब डिमार्केशन है पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी थी, लाइट मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं और ये हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स कौन से हैं आपके? स्कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्यों हैं? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा हैवी मेटल्स होते हैं और ये हैवी मेटल्स को एक और नाम देते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके ये सब इंपॉर्टेंट्स आप खुद पढ़ेंगे मेटल्स की, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप खुद पढ़ेंगे मेटल्स की। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है मैंने समझा दिया है अभी आपको क्या होता है। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको 3rd चैप्टर में, आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों क्या होती हैं और इनको हम किस तरह ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी आपको पढ़ा चुका हूँ, हालांकि आप दोबारा पढ़ लीजिएगा इसको इस पैराग्राफ्स के अंदर, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखा चुका हूँ चैप्टर 2 के अंदर, ये आपको आता है, आप उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ अ मैग्नीशियम जो आपके पास है ग्रुप 2 का एलिमेंट है इज़ हाई, बट द सेकंड आयनाइजेशन ऑफ द मैग्नीशियम इज़ वेरी हाई। क्यों? क्योंकि दूसरी दफ़ा इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो तो सेकंड टाइम उसकी हिंड्रेंस हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि अब मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं जाना दूँ, तो इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं 3rd चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल लिथियम की दी हुई है और यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अजीब सी दी हुई है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है, मगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है हीलियम और 2s1, ठीक है। देखो होता ये है, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 2 एटॉमिक नंबर, तो इससे अच्छा कि मैं 1s2 लिखूँ, मैं 1s2 को कैंसिल करके लिख देता हूँ हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर 1s2 के बाद क्या आता है 2s2, मगर हमें लिथियम में हमें 3 होते हैं तो हीलियम के पास तो ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, तो हमें 1 चाहिए, तो 2s1। ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन क्या कहते हैं आपकी उसकी
लिथियम की। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि सोडियम की, तो उसमें हम यूज़ करते हैं कभी कभार। देखो मसला ये नहीं है कि आप 1s2 यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, 1s2, 2s2, 2p6 अच्छी बात है, मगर कभी कभार एक ही यू में होता ही है और कैम्ब्रिज में कि वो लोग आपको नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। क्योंकि नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो आप एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वो आसान हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसी तरह नियॉन जो कि नोबल गैस है आपकी, उसका होता है 10। तो इसलिए मैं भले ही इतनी लंबी करूँ 1s2, 2s2, 2p6 लिखूँ, मैं सोडियम की नहीं है, सीधे सीधे मुझे एक क्राइटेरिया पता है, जब नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो मैं सीधे सीधे नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बजाय नियॉन लिख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और नियॉन के बाद आपकी 2p6 कंप्लीट हो जाएगी, नियॉन पे 2p6 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 3s आता है, 3s2, क्योंकि हमें 11 चाहिए तो 3s1। इसी तरह पोटेशियम की 19 होती है, आर्गॉन की होती है 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके बाद आर्गॉन के बाद में क्या लिखूँगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गई आपकी आर्गॉन पे, 3p6 के बाद क्या आएगा, 4s2, मगर हमें 19 चाहिए, आर्गॉन का होता है 18, हमें पोटेशियम का चाहिए 19, तो 4s2 की जगह 4s1, तो ये दोनों मिला के आपके 19 हो गए। रुबीडियम की आप यूज़ कर लोगे क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 36, तो आप लिख दोगे क्रिप्टॉन, अगर आपको रुबीडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। रुबीडियम और क्रिप्टॉन में आपके पास आता है 5s1। सीजियम में होता यह है कि सीजियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 55, और जिनॉन का होता है 54, तो मैं लिख दूंगा जिनॉन और बाकी मैं 6s1 लिख दूंगा। ये याद कर लो, ये टेबल याद कर लो, इतनी पंचायत में नहीं जाओ, याद कर लो। इसी तरह मेटल की बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका भी देखो, ये पूरी टेबल याद करनी है, ये बता दूं मैं, इन सब के एटॉमिक नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटल, दोबारा से ग्रुप 2 की बात हो रही है, ग्रुप 1 है, यहाँ पे ग्रुप 2 है। यहाँ पर आपके पास मेटल्स में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं सारे, और यहाँ पर आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो इन सब के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी 2 भी याद करनी है। जैसे कि अगर आप बात करो ना, क्योंकि बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये इस वाले में आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ 1 क्यों दी हुई है, आयनाइजेशन 2 क्यों नहीं दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर दी हुई है 2 आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, ग्रुप 2 में आपके पास 2 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी याद करनी है, सेकंड भी याद करनी है। अच्छा, ये दरअसल चैप्टर थोड़ा सा एडवांस है पीरियोडिक टेबल से, मगर मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसमें बस यट्टे वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें, और यहीं से आता है, बुक से ही आता है सब कुछ। कंपेरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 के, इन सब की प्रॉपर्टीज़, इनकी अपीयरेंस, एटॉमिक साइज, डेंसिटी, मेलिएबिलिटी। अच्छा, डक्टाइल और मेलिएबल वो जिसकी किसी की शीट बना दी जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एल्यूमिनियम फॉइल है, उसकी मैंने शीट बना दी, दैट इज़ कॉल्ड मेलिएबल। डक्टाइल, कॉपर रॉड को मैंने मोल्ड कर दिया और उसको मैंने एक अपने शेप में बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड डक्टाइल। तो ये डिफरेंस होता है मेलिएबल और डक्टाइल के अंदर। कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आई, फ्लेम इन एयर, सब कुछ याद करना है, यहीं से आता है एक यू के अंदर, और कहीं से नहीं आता इस चैप्टर के बारे में क्वेश्चंस, कहीं से नहीं आते, सिर्फ रट्टे वाली चीज़ें इसमें। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स के रिएक्शन याद करने हैं, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, पूरा रट्टा लगाना है इसका, ठीक है। मगर रट्टे का मतलब ये नहीं कि सिनबोर्ड वालों की तरह सिर्फ याद कर लिया, समझ के याद करना है, क्योंकि एक ही यू में रट्टा काम नहीं आता है, याद करना होता है मगर समझ के करना होता है, क्योंकि वो कहीं से भी घुमा फिरा के दे सकते हैं। सोडियम के यूजेस, मैग्नीशियम के यूजेस, कैल्शियम के यूजेस याद करने हैं। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, इनर्टनेस क्या होती है, किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना। नोबल गैसेस क्यों नहीं करते, मैं आपको बता चुका हूँ ग्रुप चैप्टर नंबर 3 में, दोबारा पढ़ लो उस चीज़ को पैराग्राफ से, ठीक है। नॉन मेटल्स आ जाओ, नॉन मेटल्स में क्या पढ़ना है आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एनाइंस होते हैं, जैसे कि क्लोरीन का मैंने बना के दिखाया था। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स और उनकी डिमार्केशन मैंने बता दी है पीरियोडिक टेबल में पहले ही। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स ज़रूर याद करनी है, यहीं से आएगा पेपर में, वो कहीं से नहीं आएगा। ये याद करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिहेवियर, ये ज़रूर याद करना है। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन है, तो ये आपको याद करना है, ज़रूर याद करना है, ये ट्रेंड तो याद करना ही करना है। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजेंस, वही ये टेबल पूरी रट्टी लगानी है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कलर पेल येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन, पर्पल ब्लैक, मैंने मिड टर्म में दिया था ये क्वेश्चन। इन सब के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, फ्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0, आयोडीन की 2.7। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब किसी को क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक है ए कंपाउंड एलिमेंट है और एक है बी। बी ने ए को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ए के पास हो गई रिडक्शन। ये अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अगर आपको समझ नहीं आया मैं उसमें समझा दूंगा। बी ने ए को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो ए की हो गई रिडक्शन, और बी ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया ए को देकर, तो यहाँ पर हो गई ऑक्सीडेशन बी के पास। तो जहाँ पर रिडक्शन हुई है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग जिसके पास रिडक्शन होगी, ए के पास रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिडक्शन हुई, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहला रहा है, क्योंकि उसने बी को मजबूर किया कि तुम ऑक्सीडाइज करो मुझे, तो इसलिए ए हो गया आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी ने ऑक्सीडेशन हुई बी के ऊपर, मगर बी को मजबूर किया गया कि तुम रिड्यूसिंग एजेंट बन जाओ, तो बी इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये होता है क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसलिए हेलोजेंस में फ्लोरीन इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोबारा पढ़ लेंगे, मगर अभी इतना हद तक याद रखो। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सिग्निफिकेंसेस ऑफ नॉन मेटल्स, पूरा इसको समझ के रट्टा लगा लो, याद कर लो, समझ लो। हेयर वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी। बस इसमें है ही क्या यार, बहुत ही आसान चैप्टर है। बाकी इसके ऐसा लो उसको देख लेना, कुछ अगर रह जाए तो अपने तौर पे मुझे बता देना, बाकी आप उसको खुद रीड कर लेना। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट द लास्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।